नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास किसकी मौत आई। चलिए चलते हैं कहानी में आगे की ओर। भाई गॉड, यू आर स्टूपिड। तुमने ये स्कॉटलैंड या अमेरिका को कोई शहर समझ लिया है क्या? ओफो, ये शब्द तो तुम उसी समय से कहती आ रही हो जब तुमने मुझसे शादी की थी। तुम्हें क्या मालूम कि प्राइवेट जासूस का कितना बड़ा रोब-दाब होता है। कोई तगड़ा केस फंस गया तो वारे के न्यारे हो सकते हैं, और फिर मुझ में जासूसी करने के सभी गुण हैं। अगर तुम्हारी पत्नी कोई गांव वाली होती तो उसे ये सब समझा सकते थे। मेरे ख्याल से तुम किताबी जासूसों की बात कर रहे हो। तुमने इससे पहले कभी किसी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को दिल्ली में देखा है? लाइसेंस देने वालों ने तुम्हें मूर्ख अवश्य कहा होगा। देखो कविता, तुम अपने पति का मजाक उड़ा रही हो। मेरे प्यारे पति देवता, इससे अच्छा तो तुम परचून की दुकान खोल लो या कोई रेस्टोरेंट मिल जाए तो उसे चलाओ। पैसे के लिए मनाही नहीं है, मगर ये धंधा करके तुम्हें घाटे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं देख रही हूँ कि तुम पिछले 1 साल से जासूसी उपन्यासों के रसिया बन गए हो। जासूसी उपन्यास चाहे कैसा भी हो तुम खरीद कर ले आते हो। पूरा एक कमरा तुमने कूड़ा कबाड़ बना दिया। तुम्हें देख देख के मुझे भी चस्का लग गया है। आहा, उपन्यास। तब तो तुम्हें जरूर मालूम होगा कि वहां के जासूस कितने तेज हैं। संसार में धाक बैठा दी है उन्होंने, किताबों में या हकीकत में। समझ का फेर है। मैं तो हकीकत में बनकर दिखाना चाहता हूँ। ओम प्रकाश शर्मा का जगत राजेश, देखो क्या जानदार कैरेक्टर है। इब्ने सफी का कर्नल विनोद, देखा क्या आदमी पाया है हिंदुस्तान के जासूसी साहित्य ने। वेद प्रकाश कंपोज का विजय देखो, स्पाई गेम का क्या हीरो है। अरे मेरी रानी, ओम प्रकाश शर्मा के जाली उपन्यासों का हीरो तक किल मास्टर विक्रांत बन गया है। देखना, मैं भी एक दिन ऐसा ही बनूंगा। ठीक है। आगरा के पागल खाने में एक ऑफिसर मेरे जान पहचान का है। मैं उससे कह दूंगी कि वो कोई अच्छा सा कमरा रिजर्व रखे। सारी रात इसी प्रकार की बातों में कटी, पर मुझ पर जासूस बनने का भूत सवार था। और आखिर उसने शर्त पर रुपए दे दिया कि मैं 6 मास में लौटा दूं। कनॉट प्लेस के एरिया में पाराखंबा रोड पर मेरी एजेंसी का उद्घाटन हो ही गया। लिली सेक्रेटरी के रूप में मिली। शुरू में 10 आदमियों का स्टाफ था। अखबारों में विज्ञापन चलने लगा। दिल्ली के लोग चौंक चौंक कर इस विज्ञापन को घूरा करते थे और पुलिस वाले मुझे आंख की किरकिरी समझने लगे। 15 दिन बाद डाक आने लगी। ये डाक बाहरी शहरों से भी आ रही थी। चोरी, डकैती, ब्लैकमेलिंग से छुटकारा, कत्ल, साजिश या अन्य किसी प्रकार की भी खोज के लिए वर्मा डिटेक्टिव एजेंसी की सेवा प्राप्त करें। हमारी संस्था हर प्रकार के इन्वेस्टिगेशन में दक्ष है। आप किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, हमारी सेवा प्राप्त करें। इसी प्रकार के विज्ञापन जारी थे, और उन विज्ञापनों के जवाब में जो पत्र आया करते, उससे कभी कभी लगता जैसे सचमुच मैंने पागल खाने जाने की तैयारी कर ली है। कभी मैं खुद को गालियां बकने लगता। वो पत्र इस प्रकार के होते हैं। मैं फलां से प्रेम करता था, पर अब हमारा पत्र व्यवहार बंद हो गया है। मुझे लगता है जैसे वो किसी और से रोमांस लड़ा रही है, और मेरा विवाह उससे नहीं हो सकता। कृपया असलियत की खोज करने की फीस बताएं, और ऐसी तरकीब खोजें जो हमारे मिलन दोबारा से हो जाए। पर ध्यान रखें, मैं 200 रुपये से ज़्यादा इस खोजबीन में नहीं खर्चना चाहता। मेरे दफ्तर में पहले टेलीफोन बिल 200 रुपये आता था, अब वो बढ़कर 800 रुपये आता है। पता नहीं कौन बाहरी शहर में कॉल किया करता है। इसकी खोज करें। आपने अगर पता लगा लिया और हमारा फ़ोन व्यवस्था बराबर उसी प्रकार हो गई तो आपको 100 रुपये माहवार देंगे। जल्द हाजिर हूँ। एक गाँव में रहता हूँ। अखबार पढ़ कर बहुत खुशी हुई। मैं जासूसी नावल पढ़ता हूँ। जासूस भी साला क्या चीज़ है। मगर उपन्यास पढ़ते पढ़ते आफत मुझ पर आ पड़ी। जानी वे आली, मैं भैंस चरा रहा था। नावल साले में ऐसा खोया कि कोई डाकू मेरे भैंसें हाँक कर न जाने कहाँ ले गया। चंपत हो गया हुजूर जासूस आली। अगर आपने हमारी भैंस का पता लगा लिया तो आने जाने का खर्चा 100 अलग दूंगा, गाँव में रहने को भी मकान 100 अलग दूंगा, और छक्कर दूध 100 अलग पिलाऊंगा। मगर कसम फुल्लो रानी की, हमारी भैंसें खोज दोगे तो 10 किलो घी फ्री 100 अलग, और 300 रुपये इनाम 100 अलग। उससे बढ़िया गांव वाला नहीं मिलेगा। कसम फुल्लो रानी की, वो साला कौन कानी आंख वालों बदमाश निकलेगा। वो मांचू साले बदमाश की तरह। कुल मिलाकर हालत ये हुई कि 2 महीने तक मैं 2 आदमियों को हटा चुका था।
मेरा बैंक बैलेंस तो खलास हो गया था और घर में रोज का झगड़ा अलग शुरू। उसके बावजूद भी मैं इस आशा में लगा रहा कि एक ना एक दिन जरूर कोई तगड़ा केस फंस कर ही रहेगा। राजधानी में कहीं भी कोई क्राइम होता तो मैं फौरन घटनास्थल पर पहुंच जाता। सभी पुलिस वाले मुझे पहचानने लगे थे और मुझे देखते ही नाक मुंह से कोड़ा करते। मैं सोचता क्या पता कभी पुलिस वालों या सीबीआई वालों के सामने ही कोई जटिल मामला आ फंसे और उन्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े, पर ऐसा कोई भी रहस्यपूर्ण अपराध राजधानी में नहीं घटा। दफ्तर चलाने के लिए मैंने फिर से समाचार एकत्रित करके बेचने शुरू किए, पर यह धंधा करने वाले बहुत थे और पेपर वाले जानते थे कि मैं सस्पेंडिंग पत्रकार हूँ। वे मेरे समाचार लेने से घबराते थे। मेरा यह काम बहुत धीमा चला। 4 महीने में यह हालत हो गई कि स्टाफ घटा देना पड़ा। 2 आदमी और कम हो गए। जो यंत्र मैंने बड़ी ऊंची कीमतों में विदेशों से मंगवाए थे वे सब धरे के धरे रह गए। मुझे एहसास होने लगा जैसे देर सवेर बहुत बड़ा घाटा सहन करने के बाद मुझे ये एजेंसी बंद करनी पड़ेगी, कारण कि यहाँ जासूसी का धंधा चल ही नहीं सकता था। यहाँ पुलिस के ही गुप्त दल 24 घंटों के भीतर अपराधी को पकड़ लेते थे। फिर मुझे कौन पूछता? कभी कभी आदमी का साथ उसका भाग्य भी नहीं देता। एक तरफ जहां मैं कविता से पैसे मांगकर काम चलाया करता था, दूसरी तरफ कविता को यह संदेह हो चला था कि मैं क्रिश्चियन लड़की लिली से प्रेम करता हूँ। लिली लंबे कद की गोरी लड़की थी। वो बुद्धिमान होने के साथ साथ सुंदर भी थी और दिल से मेरा आदर इसलिए करती थी क्योंकि उसके शब्दों के अनुसार मेरे अंदर टैलेंट के गुण थे। उसके मुंह से मैंने कभी भी निराशावादी विचार नहीं सुने थे। हम शाम की चाय टी हाउस में लिया करते थे और कभी कभी मैं उसे मोटरसाइकिल से उसके घर भी छोड़ाया करता था। लिली अच्छे खाते पीते परिवार की लड़की थी। यूं उसके घर में किसी बात की कमी नहीं थी, पर वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहती थी, इसलिए वो मेरे पास काम कर रही थी। उसने मेरे अनेकों लेखों को पढ़ा था। वो स्वयं भी ऐसे कार्य करना चाहती थी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। टी हाउस से लेकर मोटरसाइकिल से घर छोड़ने की बात तक न जाने कैसे कविता को पता लग गई थी। झगड़े के दौरान जो कुछ उसने मुझे सुनाया उससे लगता था जैसे वो मेरी जासूसी किया करती थी। तनाव बढ़ता चला गया। मैं लिली को दफ्तर से नहीं हटा सकता था। भला उसके सामने मैं अपने आप को इतना निर्बल कैसे साबित करता? 2 माह से उसने तनख्वाह भी नहीं ली थी, जबकि स्टाफ में कुल 4 आदमी रह गए थे। मैं कुछ मित्रों का कर्जदार भी हो चला था और कविता पैसे देने के लिए आनाकानी करने लगी थी। फिर एकाएक मैंने कविता में परिवर्तन महसूस किया। पहले वो 7 बजे तक घर आ जाया करती थी। वो हमेशा मुझसे पहले हाजिर होती, पर बंद के दिनों में वो 1 बजे रात से पहले कभी घर नहीं आई और जब आती तो मुझे शराब की गंध उसके मुंह से उड़ती महसूस होने लगती। वो मेरे साथ नहीं सोया करती। उसके कमरे में विदेशी शराबों की बोतलें, टिम्पल, ब्लैक डॉग और न जाने कौन कौन सी स्कॉच देखा करता। मेरे लिए मुश्किल बातें थी। मुझे लगा बजाय बाहर की जासूसी करने के अपनी पत्नी की जासूसी करूं। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। खुद जासूसी करने के बजाय मैंने अपने स्टाफ का एक आदमी उसकी निगरानी पर लगा दिया। मुझे रिपोर्ट मिली कविता किसी न किसी पुरुष के साथ ओबेरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल में गई। कविता अशोका के डांस हॉल में वृद्ध पुरुष के साथ नाच रही थी। कविता अकवाई में एक कॉकटेल पार्टी की रौनक बढ़ा रही थी। इस प्रकार की रिपोर्ट मुझे मिलने लगी और फिर वही हुआ जिसके लिए शायद पिछले 6 महीने से समा बन गया था। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।